सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल डेफिनेटली होने वाली है। तो सीए इंटर का जो हमारा सेकंड नंबर का पेपर रहता है लॉ, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अलग अलग टाइप की दिक्कतें आती है। कुछ दिक्कतें जो पर्सनली मुझे फेस करनी पड़ती थी वो मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले मुझे समझ नहीं आता था इसको पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, क्या सब कुछ लर्न करना है, क्योंकि वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। अगर केस स्टडीज आएगी तो उसके लिए हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फोर्थ जो मुझे सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी लगती थी कि यार इसमें सेक्शन नंबर्स वगैरह और ये बहुत सारे हैं, तो क्या ये सब याद करना ज़रूरी है। नेक्स्ट मुझे लगता था कि यार मतलब पढ़ो तो पढ़ो कहाँ से, मतलब क्या ये एक्चुअली वहाँ से आता है। और फिर मुझे लगता था कि यार बहुत सारी इसमें अलग अलग चीज़ें रहती है, तो आखिर एक बच्चा जो है वो अपनी इन सारे क्वेरीज़ को कहाँ से सॉल्व करेगा। तो उसी के लिए जो है मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लगती है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लास्ट तक मैं आपका एग्ज़ाम के वक्त तक, रिजल्ट तक भी मैं आपका जो हाथ है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं सीधा कि आखिर ये सारी क्वेरीज मैं आपकी कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। सबसे पहले जो आपकी क्वेरी मन में आती होगी कि यार मतलब पढ़ना कहाँ से है, तो पढ़ना के लिए मैं आपको बस एक चीज़ बता रही हूँ कि अगर कहीं से भी पढ़ रहे हो ना, वेल एंड गुड, लॉ में पढ़ सकते हो। क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल से पर्सनली मैंने भी नहीं पढ़ा था लॉ के लिए, अगर मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था आईसीआई मॉड्यूल की भाषा। तो अगर आप भी मेरे जैसे हो ना तो आप पढ़ सकते हो, किसी भी फैकल्टी की बुक से आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर किसी और फैकल्टी की बुक में से पढ़ रहे हो तो एक नोट लेकर चलो कि आप जो भी चैप्टर अपनी फैकल्टी की बुक में से कंप्लीट कर रहे हो ना, उसके बाद सिर्फ एक बार जो है ना आईसीआई मॉड्यूल उठाकर देखना और देखना कि कितने क्या टॉपिक्स उन्होंने छोड़े हैं, और जो टॉपिक्स उन्होंने छोड़ दिए हैं ना वो आप डेफिनेटली उसमें से पढ़ लेना। क्योंकि क्या लगता है, कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमको लगता है, फैकल्टीज़ को लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और आईसीआई वहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। मेरे साथ खुद के साथ ही हुआ है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर कोई ऐसा टॉपिक भी लग रहा हो ना कि यार ये तो नहीं आ सकता, ये थोड़ी ना पूछेगा आईसीआई, तो वो तो स्पेसिफिकली पढ़ लेना, क्योंकि आप जो नहीं सोच रहे हो ना वही चीज़ एग्जाम में आ जाती है। तो वो बिल्कुल से अच्छे से पढ़ लेना। और एक टिप दो, प्रो टिप आपको मैं बताती हूँ, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, मैंने फाउंडेशन और इंटर दोनों ही एग्जाम्स में एक्सपीरियंस करा है कि जो एग्जाम्पल्स 2-4 लाइनों में लिखे हुए रहते हैं ना, इलस्ट्रेशंस के रूप में एग्जाम्पल्स वगैरह देते हैं, ABCD फलाना ढिमकाना करके वो जो बताते हैं ना, आप बोलते हो ना कि केस स्टडीज़ कहाँ से आती है, हमको समझ नहीं आता कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व करें। ऐसे इतना स्पेसिफिकली पूछता है कि अगर हमने थोड़ा कुछ और आंसर लिख दिया तो वो कंसिडर नहीं करते हैं। तो देखो बता दो आज आपको रहस्य कि केस स्टडीज़ कहाँ से आती है। वो ना आईसीआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस में से आती है। कभी भी किसी भी पेपर को उठाकर देख लेना। मतलब मैंने अपने एग्जाम में इतना एक्सपीरियंस करा है, फाउंडेशन में मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन फाउंडेशन से सबक लेकर मैंने इंटर में अच्छे से एग्जाम्पल्स पढ़ के गई थी आईसीआई मॉड्यूल के, और वास्तव में क्वेश्चंस वहाँ से बैठे थे। आप बिल्कुल नोट कर लो ये पॉइंट कि आपके यहाँ से भी बैठेंगे। वो एग्जाम्पल्स जिनको हम इग्नोर कर देते ना अक्सर, क्या यार ये क्या है, वो एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ लेना। वो इलस्ट्रेशंस जो ऐसे मॉड्यूल के बीच में दिए हुए रहेंगे ना, वो 2-4 लाइन के, वही आपकी ज़िंदगी बनाने वाले हैं और वही पेपर में आने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छे से नोट करके चलो ये बात। सेकंड जो है पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आता है कि प्रोविजंस जो है वो नहीं पढ़े जा रहे हैं, नहीं याद हो रहे सेक्शन नंबर्स वगैरह। तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल चिंता छोड़ दो। और अगर जितने सेक्शंस आपको याद हो रहे हैं ना, एक भी याद नहीं हो रहा है ना, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे भी नहीं हुआ था। मैंने एक भी सेक्शन नंबर कोट नहीं किया था एग्ज़ाम में, क्योंकि यार याद ही नहीं होता। तो उस पर एफर्ट डालने की बजाय कोई एक नया चैप्टर कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप सेक्शन नंबर याद कर रहे हो और आप बिल्कुल श्योर हो के 200% वही आएगा, तभी एग्जाम में लिखना। गलत सेक्शन नंबर कोट कर मत आना, उससे बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप करके आओगे, सही करके आओगे तो बहुत अच्छा, वो आपके पेपर को बहुत अलग नज़रिए से देखेंगे। लेकिन अगर आप गलत करके आओगे ना तो भी वो आपके पेपर को अलग नज़रिए से देखने वाले हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट चीज़ जो रहती है ना कि हमको लगता है कि यार पहले कौन से चैप्टर्स कवर करें, क्या हम जो चैप्टर छोड़ने वाले हैं, ऐसा तो नहीं कि पूरा पेपर उसी में से आ जाएगा। तो ये सब ऐसा सिर्फ बात रहती है, कहने का लगता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसे हमेशा अपने वेटेज के हिसाब से ही जो है वो पूछता है। पर कुछ ऐसे चैप्टर्स फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप पहले कवर कर लेना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पेपर पूरा इसी में से आएगा, सिर्फ यही करना। पहले ही बता रही हूँ कि इन चैप्टर्स को पहले कर देना, थोड़ा प्रायोरिटी दे देना, क्योंकि ये वास्तव में इंपॉर्टेंट और वेटेज रखते हैं अच्छा खासा। तो मेरी स्ट्रेटेजी ना थोड़ी सी उल्टी होने वाली है। मैं सब चीज़ें ना अपने हिसाब से फॉलो करती थी, मैं किसी और का नहीं सुनती थी। तो मैं अपना बता रही हूँ आपको कि मैंने क्या करा था। आप चाहो तो वो फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल ट्राइड है, मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी। आप भी फॉलो करोगे तो रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलेगा, इसकी श्योरिटी आप मुझसे ले सकते हो। पर किसी को नहीं जमे तो कोई बात नहीं, आप जो फॉलो कर रहे हो आप वही फॉलो कर सकते हो।
तो मैंने क्या करा था कि सब लोग कंपनी लॉ के पीछे भागते हैं कि कंपनी लॉ जो है ना वो 60 नंबर का और अदर लॉ है सिर्फ 40 नंबर का, तो सब लोग कंपनी लॉ पे ध्यान देते हैं कि इस पे कर लेते हैं फोकस और इसी में से लाइक एग्जाम्शन लाएंगे, एक दो अदर लॉ के चैप्टर कर लेंगे और ये कर लेते हैं। पर मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले अदर लॉ करा, क्योंकि वो कंपनी लॉ जो है ना वो 60 नंबर का, वो इतना है कि भले उस पर पूरा 100 नंबर का पेपर आप बना सकते हो, इतना बड़ा कंपनी लॉ मुझे लगता था। और अदर लॉ बेचारा इतना सा है, 4 चैप्टर्स है, वो भी छोटे छोटे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़े बड़े, बाकी जनरल क्लॉसेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज तो आपको भी पता है कि कैसे चैप्टर्स है। तो मुझे मेरा पर्सनली फेवरेट तो अदर लॉज था, आपने देख लाइक सुन ही लिया होगा, आपने समझ ही लिया होगा कि अदर लॉ मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने अदर लॉ पर अपनी इतनी अच्छी कमांड बना ली ना, मतलब मैंने अपना पेपर तो नहीं देखा था, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मेरे को 40 में से उसमें 30 प्लस तो आराम से मिले होंगे, 35 तक भी मिल गए होंगे भले, क्योंकि नंबर फिर उसी हिसाब से है। तो मुझे पता है कि उसमें मुझे मिले अच्छे खासे नंबर। कंपनी लॉ फिर पूरा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऑफकोर्स आप इसके भरोसे पास नहीं हो सकते ना। तो कंपनी लॉ के मैंने वैसे तो मतलब ऐसे ही तुक्के में चैप्टर्स कर लिए थे, लेकिन बाद में मैंने देखा तो मुझे पता चला कि नहीं यार ये वेटेज भी रखते हैं। तो मैंने कौन से चैप्टर करे थे, स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स मैंने कर लिए थे, लाइक सेकंड नंबर का जो चैप्टर ना वो मैंने करा था और थर्ड नंबर का करा था, और मैंने लास्ट के चैप्टर्स कर लिए थे, लाइक 7th 8th 9th और 10th, ये चैप्टर्स जो है मैंने कर लिए थे। और अभी मैं थोड़ा देख रही हूँ 5th नंबर का चैप्टर पर्सनली मैंने नहीं करा था, लेकिन अभी थोड़ा देखा गया है ट्रेंड्स से, पास्ट पेपर्स से, कि 5th नंबर का चैप्टर भी ऐसे ही पूछ रहा है अच्छे खासे नंबर के लिए, 8 से 10 नंबर का पेपर वहाँ से भी आ रहा है। तो अगर आप चाहो तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो कि सबसे पहले अदर लॉ कर लो, और क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि चलो 40 नंबर का तो कर लिया, पास तो हो सकते हो अब इतना करने पे। उसके बाद फिर कंपनी लॉ उठा लो, उसमें भी प्रायोरिटी किसको देनी है, इन चैप्टर्स को, 7th 8th 9th 10th, उसके बाद फिर 5th कर लो, और उसके बाद फिर 2nd 3rd, और उसके बाद फिर रिमेनिंग चैप्टर्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी, इसको लाइक प्रायोरिटी लिस्ट पे कर लो, इसको ABC एनालिसिस आप मान सकते हो, जो भी आप मानना चाहो, बट ये जो चैप्टर्स मैंने बताया इंपॉर्टेंट, इनको छोड़कर जाने की रिस्क बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है कि यार केस स्टडीज़ लाइक कहाँ से आ रही है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इलस्ट्रेशन से आ रही है, पर कुछ केस स्टडीज, सारी नहीं। तो सारी के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको चीज़ों के अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है ना, तो कहीं से भी केस स्टडीज आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो। पर फिर भी हमको प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि यार कुछ तो बता दो कहाँ से क्वेश्चंस देखे। तो ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके अटैम्प्ट की RTP देख लो, 1-2 अटैम्प्ट पहले की देख लो, अगर ज़्यादा टाइम है तो MTPs वगैरह देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, और अपनी ICI मेट देख लो। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम है अगर आप लोगों के पास, तो अपनी फैकल्टीज़ की बुक के जो बहुत सारे वो केस स्टडीज़ देते हैं वो देख लो, और उससे भी ज़्यादा टाइम आपके पास बच गया तो फिर गूगल पढ़ा है निकाल लो, बहुत सारे 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकाल लो पिछले, और सब देखते रहो, RTPs निकाल लो, वो भी देख लो, ठीक है। इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, अब अभी भी अगर टाइम बच रहा है तो अब रिलैक्स कर लो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि आंसर राइटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आंसर राइटिंग एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो भी साल भर में प्रिपेयर करो ना, वो आप एक आंसर में प्रेजेंट करने वाले हैं, और वही आपका जो है वो डिसाइड करने वाला है कि रिजल्ट में आपका क्या आएगा। आपने साल भर कितना पढ़ा वो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन वो आपके आंसर में दिखना चाहिए, ठीक है। तो आंसर के लिए मैं हमेशा ये बोलूँगी कि आपके आंसर जो है ना वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में होना चाहिए। वो पैटर्न क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे प्रोविजन, कि एक लॉ के हिसाब से आपकी केस स्टडी आपको दे दी गई है, तो लॉ के हिसाब से आपके हिसाब से कौन सा प्रोविजन जो उसमें लग रहा है, तो आप इसमें लॉ की भाषा लिखोगे पूरी, ठीक है। यहाँ पर अपने ओन वर्ड्स की लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं लिखनी है फर्स्ट पैराग्राफ में, जो कि होगा 4 से 5 लाइन का मैक्सिमम, इसको लिख सकते हो। पूरी लॉ की भाषा आपको यहाँ पर लिखनी है, छापनी है, रट कर जाना है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लो। सेकेंड में आपको लिखना है कि क्वेश्चन जो है वो आपके लॉ के प्रोविजन से कैसे रिलेट कर पा रहे हो आप उसको, ठीक है, सेकेंड में वो लिखना है। थर्ड में आपको लिखना है कि आपके हिसाब से उस केस स्टडी का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। आपने फर्स्ट में प्रोविजन लिखा, सेकंड में आपने उसको रिलेट करा कि इसके हिसाब से मेरा क्वेश्चन मैंने कैसे रिलेट करा, वो आपको बताना है। थर्ड में आपको लिखना है कि आपका आंसर क्या है, एक्चुअली आप क्या बोलना चाह रहे हो वो एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप अपनी ओन लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन, जो कि होगा 2 से 3 लाइन का मैक्सिमम, कि ओके मतलब सिर्फ अगर इंसान वो पढ़े ना तो वो भी समझ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर कंक्लूजन आपको क्या लिखना है, मिक्स लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, ना पूरा ओन वर्ड्स होना चाहिए और ना पूरा लॉ की लैंग्वेज होनी चाहिए, मिक्स में लिख सकते हो। लास्ट सेकंड वाला जो मैंने बताया वो ज़्यादा आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, और सेकंड वाला जो मैंने बताया था रिलेट वाला, कि रिलेट करना है क्वेश्चन से अपने प्रोविज़न को, लॉ के प्रोविज़न को,
तो वहाँ पर भी आपको मैक्सिमम वर्डिंग्स जो है वो मिक्स चल सकती है, ठीक है ना। लॉ के भी यूज़ कर सकते हो, अपनी ओन भी मिक्स करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। लॉ के प्रोविजंस जो है वो एज इट इज़ आपको रटने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ठीक है, कि मैं बोल पा रहा हूँ कि नहीं। तो बोल बोल कर देखो, मन में पढ़ोगे तो नहीं आएगा समझ, तो बोल बोल कर पढ़ना है कि ओके मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ। अगर आप बोल पा रहे हो तो आप लिख भी पाओगे। उसके बाद एक बार पेपर ज़रूर सॉल्व करके लेना कि टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि आपसे पेपर वो लिखा भी रहा है कि नहीं मालूम पड़े। राइटिंग प्रैक्टिस तो छूट गई है, तो पेपर लिखा ही नहीं रहा है, तो एक बार से एटलीस्ट पेपर ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो लॉ के लिए मेरे हिसाब से मैंने जो पूरी वीडियो बनाई है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगी एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय।